नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं को विस्तार से समझा था। आज हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए मुगल काल के बीच के महत्वपूर्ण चरण शेर शाह सूरी और सूरी वंश को विस्तार से जानेंगे। ये कहानी है एक ऐसे जबरदस्त शासक की जिसने अपनी हिम्मत और काबिलियत के दम पर मुगल सल्तनत की नींव हिला दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेर शाह सूरी की, जिसने न सिर्फ हुमायूं को भारत से भागने पर मजबूर कर दिया, बल्कि अपने सिर्फ 5 साल के छोटे से राज में प्रशासन का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसे बाद में अकबर ने भी अपनाया और जो आगे चलकर ब्रिटिश राज का भी आधार बना। तो चलिए आज उस महान शासक की शून्य से शिखर तक की पूरी कहानी को जानते हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम चलेंगे शेर शाह के बचपन में, जब वो सिर्फ फरीद हुआ करता था, और जानेंगे कि वो शेर खान कैसे बना। फिर हम देखेंगे उसके और हुमायूं के बीच की वो जबरदस्त टक्कर जिसने दिल्ली का तख्त ही पलट दिया। इसके बाद हम उसके साम्राज्य विस्तार और उसकी सबसे बड़ी धरोहर यानी उसके शानदार एडमिनिस्ट्रेशन पर गहराई से बात करेंगे, जहां से एग्जाम्स में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। और आखिर में हम उसकी अचानक हुई मौत और उन वजहों को समझेंगे जिनके कारण इतना ताकतवर सूरवंश ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये ऐतिहासिक सफर। हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी होती है ना? शेरशाह के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उसका असली नाम शेरशाह नहीं बल्कि फरीद खान था। उसका जन्म 1472 के आसपास हुआ था। उसके दादा अफगानिस्तान से भारत आए थे और उसके पिता हसन खान बिहार के सासाराम में एक छोटे मोटे जागीरदार थे। तो आप समझ सकते हैं कि फरीद की परवरिश किसी राजकुमार की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे लड़के की तरह हुई जिसने बचपन से ही संघर्ष देखा था। फरीद का बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। उसके पिता अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते थे, जिससे फरीद और उसकी मां को नजरअंदाज किया जाता था। घर के इसी तनाव और अपनी सौतेली मां के बर्ताव से तंग आकर करीब 1494 में फरीद ने घर छोड़ दिया और वो चला गया जौनपुर। जौनपुर उस समय शिक्षा का एक बहुत बड़ा गढ़ था, जिसे पूरब का शिराज भी कहते थे। वहां उसने अरबी, फारसी और इतिहास की पढ़ाई की, जिसने आगे चलकर उसके बेहतरीन प्रशासक बनने की नींव रखी। 1520 में जब उसके पिता की मौत हुई तो वो जागीर संभालने वापस आया, लेकिन सौतेले भाइयों ने फिर से मुश्किलें खड़ी कर दी। तब फरीद ने तय किया कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा और 1522 में वो दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी की नौकरी में आ गया। और दोस्तों, यही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। तो ये नाम शेर खान आया कहाँ से? इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प और बहादुरी की कहानी है। हुआ ये कि एक दिन फरीद अपने मालिक बहार खान लोहानी के साथ शिकार पर गया था। तभी अचानक एक शेर ने सीधे बहार खान पर ही हमला कर दिया। जहां बाकी सब लोग डर के मारे कांप रहे थे, वहीं फरीद बिना डरे आगे बढ़ा और अपनी तलवार के एक ही जोरदार वार से शेर को ढेर कर दिया। उसकी इस हिम्मत को देखकर बहार खान लोहानी इतने खुश हुए कि उन्होंने फरीद को शेर खान का खिताब दे दिया। और बस उसी दिन से फरीद खान इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए शेर खान बन गया। अब फरीद शेर खान बन चुका था और उसके इरादे भी अब बड़े हो चुके थे। बहार खान लोहानी की मौत के बाद शेर खान ने धीरे धीरे बिहार की पूरी सियासत पर अपना कंट्रोल कर लिया। उसने अपनी कूटनीति और ताकत के दम पर बिहार को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अब उसकी नजरें दिल्ली पर थीं, जहां बाबर का बेटा हुमायूं राज कर रहा था। अब भारत के इतिहास का वो पन्ना खुलने वाला था, जहां एक अफगान सरदार मुगल साम्राज्य को सीधी चुनौती देने जा रहा था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मुगलों को हराने से पहले शेर खान खुद कुछ समय के लिए बाबर की फौज में काम कर चुका था। करीब 15 महीने वो मुगल सेना में रहा और ये वक्त उसने सिर्फ नौकरी करने में नहीं बिताया। उसने बहुत करीब से मुगलों की ताकत, उनके तोपखाने की तकनीक और उनकी युद्ध की रणनीतियों को समझा। लेकिन साथ ही उसने उनकी कमजोरियों को भी पहचान लिया था, जैसे उनका ऐशो-आराम और लापरवाही। तभी उसने अपने दोस्तों से कहा था, अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं इन मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। कहते हैं कि बाबर भी शेर खान की आंखों में छुपे इरादों को भांप गया था और उसने हुमायूं को उससे सावधान रहने को कहा भी था, पर हुमायूं ने इस सलाह पर ध्यान नहीं दिया। और आखिर में बाबर का डर सच साबित हुआ। शेर खान और हुमायूं के बीच 2 बड़ी लड़ाइयां हुई। पहली 1539 में चौसा की लड़ाई। यहाँ शेर खान ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने बारिश के मौसम का इंतजार किया और जब मुगल सेना बेफिक्र होकर आराम कर रही थी तो रात के अंधेरे में धावा बोल दिया। मुगल सेना में ऐसी भगदड़ मची कि हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदना पड़ा।
इस शानदार जीत के बाद ही शेर खान ने खुद को सुल्तान घोषित किया और शेरशाह की उपाधि ली। हुमायूं इस हार से संभल भी नहीं पाया था कि ठीक 1 साल बाद 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह ने उसे एक बार फिर करारी शिकस्त दी। इस बार हार इतनी बड़ी थी कि हुमायूं को भारत छोड़कर ही भागना पड़ा और इसी के साथ दिल्ली और आगरा पर शेरशाह का कब्जा हो गया और सूरवंश की नींव रखी गई। दिल्ली का तख्त तो मिल गया, पर असली काम तो अब शुरू होना था। शेरशाह सिर्फ राज करने वालों में से नहीं था, वो एक साम्राज्य बनाने वाला शासक था। वो जानता था कि सल्तनत जीतना एक बात है और उसे चलाना बिल्कुल दूसरी। उसने फौरन अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने और उसका विस्तार करने का काम शुरू कर दिया। उसका लक्ष्य सिर्फ एक विजेता बनना नहीं था, बल्कि एक ऐसा राज कायम करना था जो हमेशा याद रखा जाए। शेरशाह ने एक एक करके अपने दुश्मनों को हराया। 1541 में उसने बंगाल को जीता, जो उस समय रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स था। 1542 में उसने मालवा पर कब्जा किया, जो एक जरूरी व्यापारिक रास्ता था। 1543 में उसने रायसेन का किला जीता, हालांकि यहां उसने धोखे का सहारा लिया, जिसे उसके करियर पर एक दाग भी माना जाता है। और फिर 1544 में हुई मारवाड़ की लड़ाई। ये लड़ाई उसकी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। राजपूतों ने इतनी बहादुरी से मुकाबला किया कि एक पल को लगा शेरशाह हार जाएगा। जब बड़ी मुश्किल से उसे जीत मिली तो उसने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत लगभग खो चुका था। ये बात राजपूतों की वीरता की गवाही देती है। दोस्तों, किसी भी शासक को सिर्फ उसके जीतों से आंकना सही नहीं होता, और शेरशाह की असली महानता तो उसके प्रशासन में छिपी थी। उसने अपने सिर्फ 5 साल के राज में गवर्नेंस का एक ऐसा शानदार सिस्टम बनाया जिसे बाद में उसके सबसे बड़े दुश्मन यानी मुगलों ने भी कॉपी किया। जी हाँ, अकबर का महान प्रशासन काफी हद तक शेरशाह के सिस्टम पर ही आधारित था, और ये सिस्टम इतना अच्छा था कि आगे चलकर अंग्रेजों ने भी इसे अपनाया। यही शेरशाह की असली और स्थायी विरासत है। तो क्या थे वो सुधार? चलिए एक एक करके नहीं समझते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है। उसके प्रशासन के मुख्य स्तंभ थे एक सेंट्रलाइज्ड सरकार जहां बादशाही सबसे ऊपर था, एक साइंटिफिक लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिससे किसान और सरकार दोनों को फायदा हुआ, एक स्टैंडर्ड करेंसी सिस्टम जिसने व्यापार को बहुत आसान बना दिया, सड़कों और सरायों का एक जबरदस्त नेटवर्क और एक इंसाफ पसंद न्याय व्यवस्था। चलिए कुछ खास सुधारों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शेरशाह की सबसे बड़ी देनों में से एक थी उसकी जमीन से टैक्स वसूलने की व्यवस्था। सबसे पहले उसने पूरी जमीन की नपाई करवाई, फिर जमीन को उसकी उपजाऊ शक्ति के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा, अच्छी, औसत और खराब। इसके बाद औसत पैदावार का 1/3 हिस्सा टैक्स के रूप में तय किया गया। किसान चाहे तो नकद पैसे दे सकते थे या फिर अनाज। उसने पट्टा और कबूलियत नाम के दस्तावेज शुरू किए। पट्टा में जमीन का ब्यौरा होता था और कबूलियत पर किसान दस्तखत करके शर्तें मान लेता था। इस सिस्टम ने बिचौलियों को खत्म कर दिया और सीधा सरकार और किसान के बीच रिश्ता कायम किया, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ा कदम था। शेरशाह से पहले बाजार में तरह तरह के सिक्के चलते थे, जिनमें बहुत मिलावट होती थी। इससे व्यापार में बड़ी गड़बड़ी होती थी। शेरशाह ने इस झंझट को ही खत्म कर दिया। उसने सारे पुराने खोटे सिक्के बंद करवा दिए और उनकी जगह पर स्टैंडर्ड वजन और शुद्धता वाले नए सिक्के चलाए। उसने 178 ग्रेन का शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया, जिसे नाम दिया रुपया, और 380 ग्रेन का तांबे का सिक्का चलाया, जिसे दाम कहते थे। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये रुपया शब्द आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। चांदी के 1 रुपए की कीमत 64 दाम के बराबर तय की गई। इससे पूरे साम्राज्य में व्यापार करना बहुत ही आसान हो गया। शेरशाह को सड़कों की अहमियत पता थी। वो जानता था कि सड़कें ही साम्राज्य की नसें होती हैं। उसने 4 बड़ी सड़कें बनवाईं। इनमें सबसे मशहूर थी सड़क-ए-आज़म, जो बंगाल के सोनार गांवों से लेकर पंजाब के अटक तक जाती थी। इसी सड़क को हम आज ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से जानते हैं। सोचिए, ये उस जमाने का नेशनल हाईवे था। इन सड़कों के किनारे उसने हर 8 किलोमीटर पर यात्रियों के ठहरने के लिए सराय बनवाए। ये सराय सिर्फ होटल नहीं थे, बल्कि ये डाक चौकी और खुफिया जानकारी जमा करने के केंद्र भी थे। इससे व्यापार और सेना की आवाजाही तेज और सुरक्षित हो गई। शेरशाह एक के बाद एक कामयाबी हासिल कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सूरवंश की जड़ें अब हिंदुस्तान में हमेशा के लिए जम जाएंगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इतिहास के इस महान शासक का अंत इतना अचानक और दुखद तरीके से हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ये 22 मई 1545 का दिन था।
शेरशाह उस वक्त कालिंजर के मजबूत किले को घेर कर बैठा था। जब किला जीतना मुश्किल हो गया तो उसने दीवारों को बारूद से उड़ाने का हुक्म दिया। सैनिक उक्का नाम के रॉकेट का इस्तेमाल कर रहे थे। तभी एक गोला किले की दीवार से टकराकर सीधा वहीं आ गिरा जहां बारूद का ढेर रखा था, और दुर्भाग्य से शेरशाह भी वहीं खड़ा था। एक जोरदार धमाका हुआ और शेरशाह बुरी तरह घायल हो गया। शाम होते होते उसकी मौत हो गई। देखिए किस्मत का खेल, मरने से ठीक पहले उसे खबर मिली कि किला जीत लिया गया है। जिस तोपखाने के दम पर उसने साम्राज्य खड़ा किया, वही उसकी मौत की वजह बना। शेरशाह ने जिस ताकतवर साम्राज्य को अपनी मेहनत और दिमाग से बनाया था, वो उसकी मौत के बाद बिखर गया। ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा मौका था जो हाथ से निकल गया। सोचिए, अगर शेरशाह कुछ साल और जी जाता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। सूर्यवंश के पतन की सबसे बड़ी वजह थी एक अच्छे लीडर की कमी। शेरशाह के बाद कोई भी उसकी जगह नहीं ले सका। उसका बेटा इस्लाम शाह काबिल तो था, पर बहुत ही शक्की मिजाज का था। उसने अपने ही सरदारों को अपना दुश्मन बना लिया, और उसके बाद तो हालात और भी बुरे हो गए। जो भी गद्दी पर बैठा वो कमजोर और नालायक साबित हुआ। शेर शाह ने अफगान सरदारों को जिस एकता के धागे में पिरोया था, वो धागा टूट गया और सब आपस में ही सत्ता के लिए लड़ने लगे। साम्राज्य में गृह युद्ध छिड़ गए, और इसी आपसी लड़ाई का फायदा उठा रहा था एक शख्स जो बस मौके की तलाश में था, हुमायूं। वो 15 साल से अपने खोए हुए राज को वापस पाने का सपना देख रहा था। उसने देखा कि सूर साम्राज्य अंदर से खोखला हो चुका है। उसने एक नई सेना के साथ हमला कर दिया। 1555 में सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं ने कमजोर सूर सेना को आसानी से हरा दिया और एक बार फिर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इस तरह शेर शाह की मौत के सिर्फ 10 साल के अंदर ही उसके बनाए महान साम्राज्य का अंत हो गया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम शेरशाह सूरी को किस लिए ज्यादा याद रखें, एक महान योद्धा के तौर पर या एक बेहतरीन प्रशासक के तौर पर? देखिए, उसकी जीतें जबरदस्त थीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो चीज उसे इतिहास में अमर बनाती है वो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन। एक ऐसा सिस्टम जिसे उसके दुश्मनों ने भी अपनाया। ये उसकी सोच और दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत है। शेरशाह ने यह साबित कर दिया कि एक राजा की असली महानता तलवार चलाने में नहीं, बल्कि अच्छा शासन चलाने में होती है। इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए विद्यादीप के साथ। दोस्तों, अगली क्लास में हम मुगल साम्राज्य के महान शासक अकबर को विस्तार से समझेंगे।